आ जाओ भाई दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में इससे पहले हमने शब्दावली पढ़ी थी, उद्देशिका और प्रस्तावना की, जिसमें हमने व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से देखा था कि किस शब्द का क्या मंतव्य होता है। उसी के क्रम में हम आगे देख रहे हैं, जैसा कि हमारा टाइटल है राज व्यवस्था, संविधान एवं शासन। इनमें से अभी जो शब्द बचे हैं हमारे पास, समाजवाद बचा है, लोकतंत्र बचा है, गणतंत्र बचा है, अखंडता बचा है। इनमें से हम अभी समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। और बार बार बीच में जिक्र हो रहा था संविधान का 42वां संशोधन। आखिर ये 42वां संशोधन था क्या चीज, देखते हैं हम इसमें। संविधान का 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में प्रॉपर जाना जाता है। आगे पढ़ रहे हैं, देखिए, जो काफी विवादास्पद रहा इस समय इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। इस समय एक आपातकाल घोषित किया गया था, जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक जाना जाता है। 1977 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक ये आपातकाल घोषित किया गया था। इसके दौरान यह अधिनियमित किया गया। संशोधन का अधिकांश जो प्रावधान था ये 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। अधिकांश भाग, इसमें काफी संशोधन हुए थे, जिसमें से अधिकांश भाग 1977 3 जनवरी को लागू हो गया था, तथा अन्य 1 फरवरी से लागू किए गए थे। जाहिर सी बात है 1 फरवरी तो 1977 होगा ये भी। और इसकी जो बिल प्रकाशन की तिथि थी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन के बिल प्रकाशन की तिथि क्या थी। ये थी 1 सितंबर 1976, जैसा कि यहाँ शुरू में ही विदित हो चुका है। ये 1 सितंबर 1976 को ये बिल प्रकाशित हुआ था। बिल प्रकाशन की तिथि जैसा दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, आता है बहुत, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, ये तो था हमने 42वें संविधान संशोधन के बारे में देखा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 काफी विवादास्पद रहा। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान अधिनियमित किया गया था। और इस संशोधन का अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू कर दिया गया था, तथा अन्य 1 फरवरी से लागू किया गया था। ये 1977 होगा ये भी। यहाँ पे बिल प्रकाशन की जो तिथि थी वो 1 सितंबर 1976 की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे आइए, देखते हैं। जैसे हमने उद्देशिका में प्रयुक्त काफी शब्दों के अर्थ के बारे में पढ़ा था, उनका हम आगे उसी क्रम में पढ़ते हैं। कुछ शब्द हमारे पास और बच गए थे, जैसे समाजवाद बचा था, लोकतंत्र बचा था, गणतंत्र बचा था और अखंडता बचा था। अभी हम केवल समाजवाद के बारे में पढ़ते हैं। समाजवाद होता क्या चीज है, देखिए यहाँ स्पष्ट से शब्दावली से संवैधानिक लैंग्वेज में, भाषा में हम देखते हैं क्या होता है समाजवाद। समाजवाद वैसे हम अपने सिस्टम में देखें, अपनी भाषा में, एक सरल भाषा में, जैसे आम बोलचाल की भाषा में, तो समाजवाद का मतलब होता है सामाजिक रूप से बराबरी का दर्जा देना। सभी व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा देना समाजवाद कहलाता है, वो चाहे आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। खास करके ये आर्थिक रूप के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से यह प्रयोग किया गया है समाजवाद शब्द। बाकी देखते हैं आगे क्या लिखा गया है इसमें। समाजवाद शब्द भी 42वें संविधान संशोधन, ध्यान दीजिए, समाजवाद शब्द भी 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत ही ये संशोधित किया गया था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। उद्देशिका में प्रयुक्त आर्थिक न्याय, ये देखिए आर्थिक न्याय आ गया है।
तो विशेषकर समाजवाद का जो तात्पर्य है ये आर्थिक न्याय पर ही जोर देता है। आर्थिक न्याय से मतलब है कि सबको बराबरी का धर रखने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि विशेष करके ये आर्थिक न्याय तभी होगा जब अपने जरूरत की चीजें सबको मुहैया होने लगेंगी। सरकार का ये कर्तव्य होता है कि हर एक नागरिक को वो कम से कम उसकी बुनियादी जरूरतें जो होती हैं उसकी पूर्ति के लिए तत्पर रहे। जैसे रोटी हो गई, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, शिक्षा हो गई, उसका इलाज हो गया। इस तरह से ये बुनियादी जरूरतें होती हैं किसी भी देश के नागरिक की। जब वो खाने को पाएगा, कपड़ा पहनने को पाएगा और जब रहने के लिए घर होगा, उसके पास शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, तभी वह किसी भी देश की विकास में अपना शारीरिक और मानसिक और सामाजिक योगदान दे पाएगा वो। अन्यथा जब बीमार रहेगा, घर नहीं रहेगा, उसे खुद परेशान रहेगा, तो देश की उन्नति में क्या वो योगदान देगा? खुद ही अपने योगदान का मोहताज रहेगा वो अपने लिए खुद ही। तो देखिए इसको आगे पढ़ते हैं क्या चीज है इसके अंदर। फिर से देख लेते हैं। समाजवाद शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उद्देशिका में प्रयुक्त आर्थिक न्याय पदावली में समाजवाद की अवधारणा अंतर्निहित है। संविधान निर्माताओं ने इस आर्थिक न्याय पदावली की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी थी। ध्यान से देखिए, यह आर्थिक न्याय के लिए कोई भी निश्चित परिभाषा नहीं दी गई थी। किसके द्वारा? संविधान निर्माताओं के द्वारा। संविधान निर्माताओं के द्वारा कोई भी निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। किसके विषय में? आर्थिक न्याय के विषय में। आर्थिक न्याय से तात्पर्य होता है धन संपदा का न्याय, धन संपदा के में बराबरी का दर्जा। जब किसी व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है वो उसको चाहिए तो चाहिए ही। घर बनाने के लिए जमीन चाहिए तो जमीन चाहिए उसे, आसमान में थोड़ी घर बनाएगा। खाने के लिए जब उसे रोटी चाहिए तो रोटी चाहिए, तो पैसा भी चाहिए। जब पैसा नहीं होगा तो रोटी कहाँ से खरीद के लाएगा? किसान है तो उसे अन्न उगाने के लिए भी तमाम तरह की उसे कल पुर्जों से निर्मित मशीनें चाहिए होती हैं, उसे कीटनाशक दवाएं चाहिए होती हैं, अच्छे किस्म का बीज चाहिए होता है, उसे फसल उगाने के लिए समय समय पर उसे पानी चाहिए होता है। ये सब कहाँ से आता है? जब तक ये आर्थिक न्याय नहीं होगा तब तक ये कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक धन नहीं होगा तब तक व्यक्ति कोई भी कार्य निहित अच्छे सुचारू ढंग से नहीं कर पाएगा। आगे हम देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने इस पदावली के अंतर्गत कोई भी आर्थिक न्याय पदावली के अंतर्गत निश्चित परिभाषा नहीं दी। आर्थिक न्याय पदावली में नहीं दी है निश्चित परिभाषा इसकी। देखिए आगे क्या होता है। देश में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जाए, इसके लिए क्या किया गया था? इसको सरकार बनाने वाले जो लोग थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया था। जो सरकार बनाने वाले लोग थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया था। किस लिए छोड़ दिया गया था? कि देश में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था से सीधा सा तात्पर्य है रुपए पैसे का लेन देन या रुपए पैसे का संग्रह। किस तरह से, जैसे हमने पढ़ा है मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पे अभी एक आश्रित अर्थव्यवस्था का इन्होंने जिक्र किया था। देखते हैं क्या होता है। आश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है कि जो अपने उत्पादन से उसकी पूर्ति नहीं होती है तब वह दूसरे किसी उत्पादन पर अपने आप को डिपेंड कर लेता है, अपने आप को आश्रित कर लेता है। उसी को कहते हैं आश्रित अर्थव्यवस्था। भी आएगी बीच में, मैंने इंडिकेट किया था उस चीज को। आगे देखते हैं हम। ये संविधान बनाने वाले लोगों पर छोड़ दिया गया कि भारत सरकार में जो आपकी अर्थव्यवस्था आप कैसे बनाएंगे ये आप जाने। प्रस्तुत संशोधन, जो ये संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, ये आर्थिक न्याय को एक निश्चित दिशा देता है। देखिए यहाँ पर संशोधन किया गया तो आर्थिक न्याय के लिए भी एक दिशा प्रदत्त की किसने? इस 42वें संविधान संशोधन ने। कैसे? जैसे समाजवाद शब्द की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है। विद्वानों के अनुसार समाजवादी और लोकतांत्रिक दोनों प्रकार संविधानों में इस शब्द का सामान्यतः प्रयोग किया गया जाता है। दोनों प्रकार के जो भी संविधान होंगे, चाहे लोकतांत्रिक होंगे या समाजवादी होंगे, उनमें क्या प्रयोग किया जाता है? ये समाजवाद का शब्द का प्रयोग किया जाता है।
आगे देखते हैं, किंतु इतना तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। किस पे? जो मुख्य साधन होते हैं, ध्यान दीजिए, जो मुख्य साधन हो गए उन पे सरकार का नियंत्रण होता है। अब यहां देखिए, नियंत्रण की मात्रा कितनी अधिक या कितनी कम है। ध्यान दो इस लाइन पे, नियंत्रण की, जो मुख्य संसाधन होते हैं या साधन होते हैं उन पे सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन मात्रा कितनी अधिक है और कितनी कम है, यह भारतीय संविधान ने इस दिशा में एक बीच का मार्ग अपनाया, जिसे आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह आश्रित अर्थव्यवस्था मैंने बताया था आपको कि यह क्या चीज है, यह जब अपने उत्पादन से किसी की पूर्ति नहीं होती है, किसी भी देश की या व्यक्ति की, तब वह दूसरे के उत्पादन पर निर्भर रहने लगता है, उसे कहते हैं आश्रित अर्थव्यवस्था। ये आप पढ़ लीजिएगा, नेट पे भी मिल जाएगा, किताबों में भी मिल जाएगा। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के प्रयास में अग्रसर है। ध्यान दीजिए इस बात को, जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के प्रयास में अग्रसर है। सीधी सी बात है, जो भारतीय समाज है, जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, अर्थ से संबंधित जो भी जितने भी पहलू जुड़े हुए हैं भारतीय समाज में, यह वो समाजवाद है जो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के प्रयास में अग्रसर है। यह तो किताबी ज्ञान है, हकीकत में क्या है ये तो सबको पता होता है। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्हें पता, जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। जब मैं अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तृत तरीके से सारी चीजें बता दूंगा, शुरू से लेकर के बेस टू टॉप। यहां पर देखिए, फिलहाल कम टू द पॉइंट हम देखते हैं किताब की लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में, विद्वानों के द्वारा लिखा गया जो कथन है। इसमें काफी चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति हैं वो समझ जाते हैं कि किसके विषय में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के प्रयास में अग्रसर है, किताब और ये सेंटेंस कह रहा है, विद्वान कह रहे हैं कि जो भारतीय समाजवाद है हमारा, वो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के प्रयास में अग्रसर है। मतलब ये हुआ कि जो भारतीय समाजवाद है, जो भारत में आर्थिक व्यवस्थाएं हैं या रुपए पैसे की जो समस्या है, वो लोकतांत्रिक रूप से मतलब ये हुआ कि सबको बराबरी का दर्जा मिले, जो जिस काबिल है उसकी योग्यता के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं, योग्यता के अनुसार। लोकतांत्रिक का मतलब सीधा सा तात्पर्य योग्यता के अनुसार, इसके स्थापना के प्रयास में अग्रसर है। प्रस्तावना में देखिए ध्यान से, समाजवाद शब्द के साथ लोकतांत्रिक शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है, लोकतंत्र और समाजवाद के इस अनोखे सामंजस्य के प्रयास की परिकल्पना इस दिशा में एक नवीन कदम है। अब इसे हम देखेंगे क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है, बहुत ध्यान से देखिए। ये लाइन कुछ कह रही है, बहुत सारी चीजें कह रही है। हम यहां से फिर से पढ़ते हैं। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के प्रयास में अग्रसर है। यह बात तो सही है, लोकतांत्रिक समाजवाद से मतलब है संवैधानिक नियम कानून का पालन करना। जो संविधान कहता है कि भारत में लोकतंत्र से संबंधित जो समाजवाद हो वो हो, ठीक है, राजतंत्र से संबंधित वो समाजवाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से राजा का बेटा राजा बनेगा और इस संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन पे अपना एकाधिकार रखेगा और खाने को एक सूखी रोटी देगा और काम कराएगा 24 घंटे। तो इसलिए लोकतंत्र शब्द जहां पर प्रयोग होने लगे, समझ लो कि वहां पर सामाजिक और संवैधानिक रूप से बराबरी के लिए बात हो रही है। यहां पे कहा जा रहा है कि प्रस्तावना में समाजवाद शब्द के साथ लोकतांत्रिक शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है।
वहां पे प्रस्तावना में हमने पढ़ा था समाजवाद लोकतांत्रिक रूप से, साफ साफ उद्देशिका में लिखा है, हमने वीडियो में लिखा भी था, वीडियो बनाया था तो उसमें भी है, हमने लिखा था पूरा टोटल। और आपको कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप इंटरनेट से भी देख करके इसको सर्च करके तरीके से देख सकते हैं। ये शब्द दोनों एक साथ ही प्रयोग हुए हैं, समाजवाद शब्द के साथ लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र और समाजवाद के इस अनोखे सामंजस्य के प्रयास की परिकल्पना इस दिशा में एक नवीन कदम है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएस नकारा बनाम भारत संघ करके है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था। जब हम वकालत से संबंधित पढ़ाएंगे तो बहुत सारे केसेस आएंगे जो हमने संग्रहित कर रखे हैं, परत दर परत सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजें चलेंगी और अविरत अनवरत चलेंगी, ये बंद नहीं होंगी कभी भी। ये शिक्षा से संबंधित है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पार्टिकुलर चीजें हमने पढ़ ली, हम सब कुछ पढ़ेंगे। हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, सॉरी अभी हम उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम राजव्यवस्था पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, राजव्यवस्था के पास हिस्ट्री आएगी वो भी तरीके से चलेगी, उसके बाद ज्योग्राफी आएगी वो भी, हिंदी इंग्लिश, और टोटल संवैधानिक जितने भी नियम है संविधान से संबंधित 551 जितने अनुच्छेद है टोटल पढ़ाए जाएंगे सारी चीजें। और मेडिकल से संबंधित भी जो जानकारी है वो भी मिलती रहेगी, आप बस जुड़े रहिए हमसे, बस बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा आने वाले समय में, बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। एकदम बिल्कुल कहीं निराश नहीं होना है, बस सुनते जाइए आप मुझे बस, और कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहिए समय निकाल करके सुनिए बस, ना आपको कोई मेहनत करनी है। मेहनत मैं कर रहा हूं यहाँ पे 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ठीक लगता है या नहीं। चलिए आप आगे देखिए, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूं छोटी सी। ये डीएस नकारा बनाम भारत संघ का एक निर्णय आया था, इसके मामले में क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, क्या कहा था कि ये अभी निर्धारित किया सुप्रीम कोर्ट ने कि समाजवाद का मूल तत्व, ध्यान दीजिए इस बात को, ये संवैधानिक दृष्टिकोण से और संवैधानिक भाषा में बोला जा रहा है कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग। अब वो कमजोर वर्ग कैसे होगा, ये सबको पता है कि कमजोर दो ही तरीके से ज्यादा लोग होते हैं, एक तो शरीर से होते हैं, दूसरे पैसे से होते हैं। अब पैसे से अगर कमजोर है तो शरीर से मेहनत करके कुछ हद तक भरपाई कर लेते, लेकिन शरीर से कमजोर हो गया, पूरी तरह से कुछ होता हो जाता है, विकार हो गया, तो वो पैसे से भी नहीं भरपाई हो सकती। इसलिए यहां ध्यान दीजिए, मूल तत्व जो है कमजोर है, क्या है, कमजोर वर्ग। और कर्मकारों, कर्मकारों से तात्पर्य है काम करने वाला वर्ग, जो मजदूर वर्ग होता है, कर्मकार के जीवन स्तर, इनके जीवन स्तर, एक मिनट, कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक का सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना। ध्यान दीजिए, इसमें सारी चीजें निहित है, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना, इसका अर्थ आर्थिक समानता। देखिए आ गया घूम करके, किसे कहते हैं, दुनिया गोल है, अर्थ नहीं तो व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है जब अर्थ नहीं तो व्यर्थ है। इसलिए अर्थ को अर्थ के रूप में समझो, अर्थ का अर्थ समझो, अर्थ की महत्ता समझो। ये जितनी भी विद्वता खाली की जा रही है ना, ये सारे कहीं ना कहीं अर्थ के इर्द गिर्द ही घूम रही है, सीधी सी बात है। अगर हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा हमारी मशीन को, हमारी भी आवाज नहीं निकलेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखिए यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका अर्थ है, ये सुप्रीम कोर्ट का है ऑर्डर, ध्यान से सुनिएगा, ये किसी आम जन या आम जनता का नहीं है। कहते हैं कि बहुत ज्यादा भरोसा लोगों को कोर्ट पे होता है, आज भी लड़ाई करेंगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो बोलेंगे आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें देखूंगा कोर्ट में। तो वहीं से ये फैसला आया, वो भी कोर्ट नहीं, पिरामिडाकार है हमारी, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी है ये सुप्रीम कोर्ट का है सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसके अनुसार अर्थ, जो इसका अर्थ होगा आर्थिक समानता एवं आय के, ये देखिए आय से संबंधित है, रुपए पैसे की कमाई कितनी होती है वार्षिक रूप में एक व्यक्ति की, पर व्यक्ति आय, तो ये आय ही होती है। और समान वितरण से है, समान वितरण से मतलब सबको बराबर का, अपने हिसाब से अपने हिस्से की हवा खा ले, कम से कम पानी पी ले, है ना, नहीं पी सकते हो,
क्योंकि विराट कोहली 500 रुपए लीटर का पानी पीता है, हम लोग 20 रुपए लीटर का पानी पीते हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या समान वितरण से है। ये गांधीवाद, ध्यान दीजिए यहाँ पे दो वाद हैं, इसमें जो एक मार्क्सवाद है, गांधीवाद है, दोनों को मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है। ये ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। ये वही समाजवाद का स्वरूप है जिसकी स्थापना हम भारतवर्ष में करना चाहते हैं। ये वही समाजवाद है जिसकी स्थापना हम भारतवर्ष में करना चाहते हैं। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, ये शब्दों का जो भंडार है इसके अंदर में, ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। आप इसे मेहनत करेंगे बहुत आराम से आ जाएगा, ये बहुत भार नहीं है, बशर्ते आपको निरंतर चलना पड़ेगा। निरंतर चलने से तात्पर्य आपको चलना या कूदना या भागना नहीं है। आप केवल अपने पास जहां पर ही आपको एकांतवास मिले आप वहां पे बैठ जाइए। आज फिर कह रहा हूं, पैक कर लीजिए अपने आप को, कमरे में पैक कर लीजिए, इस दुनिया को बाय बाय बोल दीजिए। यार दोस्त जितने भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर अपने फ्रेंड जितने भी हैं, घूमना टहलना, जो अनर्गल चीजें आप खर्च करते हैं अपने समय को, अपने धन को, उसे बचाइए। बचा करके आप उसे केवल अपने एक खुद को केंद्र में रखिए, सेंट्रलाइज कीजिए और अपने कमरे को चूज कीजिए, वहां पे बंद हो जाइए, बिल्कुल भी नहीं इधर उधर हिलिए। जो यहां से मिल रहा है मटेरियल लीजिए, नहीं आपको मिल रहा है आप इंटरनेट पे जाइए, आप अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, आप अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, करने लाइए अंदर। सब इतने से नीचे खाते हैं और वो 8 से 10 घंटे में पास हो जाता है। इतने से ऊपर क्यों नहीं खाते हैं, क्यों नहीं कोशिश करते हैं? इससे ऊपर खाइए, ये तुम्हें लाइफ टाइम जीवन पर्यंत ब्याज सहित आपको वो देगा, देता रहेगा जीवन पर्यंत। मैं कह रहा हूं, मैंने देखा है, मैं भुक्तभोगी हूं, मैंने जो किया उससे बहुत ज्यादा मिला है मुझे। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, ये ऋणी नहीं होता है किसी का। क्या? विद्या, विद्या साधक की ऋणी नहीं होती है, ये साधक को ब्याज सहित उसे वापस करती है। इस बात को ध्यान से सुनिए और ये सारी चीजें पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। देखिए, शिक्षा ऐसी चीज है जो आपके मन मस्तिष्क को बहुत ही वाइड, बहुत ब्रॉड बनाती है। आपके वैचारिक विभेद हो जाते हैं, आप अलग सोचने लगते हैं एक इंसान से। और जब तक आप अलग नहीं सोचेंगे किसी एक सिंपल इंसान, साधारण इंसान से, तब तक आप एक विशेष व्यक्ति नहीं बनेंगे। और विशेष व्यक्ति बनने के लिए कहीं आपको कोई विशेष कार्य करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा दैनिक क्रियाएं कीजिए। आप जैसे लोग खाते हैं वैसे खाना खाइए, जैसे वो पीते हैं वैसे आप पानी पीजिए, जैसे रहते हैं वैसे रहिए। बस अपने कर्म को आप डिफरेंट कीजिए, सबसे भिन्न कीजिए, तरीके भिन्न बनाइए और भिन्न तरीकों से आप अपने आप को संवारिए, अपने स्टैंड को बनाइए। स्वयं अपने आप में एक दीपक बनिए, खुद स्वयं के लिए। जब स्वयं आप दीपक बनेंगे, भीड़ में मत शामिल होइए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, दिमाग में डाल के, भीड़ में मत शामिल होइए। भीड़ में दौड़ोगे दोस्तों, भाग नहीं पाओगे, आपकी स्पीड ब्रेक हो जाएगी। आप अकेले भागिए, लेकिन सही दिशा में भागिए, भीड़ में मत जाइए। अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कीजिए, स्वयं अपने आप को कीजिए कि हाँ, मैं अकेला ही इनफ हूं अपने लिए। जब आप भागेंगे तो अकेले चलेंगे, पीछे देखिए कारवां बनता जाएगा। आज नहीं तो कल 100% होगा। आज की डेट में देखिए, मैं चला था अकेले, मेरे पास 2 से 3 हजार लोगों की टीम होती है। लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे फोन में लगभग 2000 नंबर से कम नहीं फीड है, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। लोगों को खुद जुड़ना होता है, अपने आप ही जुड़ जाते हैं। आज बहुत छोटा सा अमाउंट है ये, तो 2000 की संख्या कुछ नहीं होती है। आने वाले समय में लोग जुड़ते जाएंगे और जानकारी लेते हैं, जिनको अच्छी लगती है ले लेते हैं, जिनको नहीं अच्छी लगती है कूड़ेदान में फेंक देते हैं। बुद्धिमत्ता वही ज्ञान है, ये वही ज्ञान है बुद्धिमत्ता, जिससे ये पता चलता है कि गुलाब का फूल लगा हुआ है, उसमें कांटे भी हैं, हमें पाना क्या है, गुलाब पाना है या उसकी खुशबू पानी है या उसके कांटे को लेना है हमें। बुद्धिमत्ता वह ज्ञान होता है कि अगर हम उसके पेड़ को ही काट देंगे तो दूसरा गुलाब नहीं निकलेगा। हमें अपनी ऊर्जा जो है खत्म करने की फालतू जगह जरूरत नहीं है। हम अपने दिमाग को जो ऊर्जा देंगे वो हमारे पॉजिटिव, हमारे
हमारे डेवलपमेंट लगे, हम ऐसा काम करें, अपने जो भी यार दोस्त हैं केवल लिमिट में रखिए, मीडिया से दूर हो जाइए और किताबों के साथ में अपने आप को इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि किताब जो है आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। जितनी बार पलटेंगे आप, उनके अक्षर वहीं पे मिलेंगे, वो कभी भी इधर से उधर नहीं होंगे। अगर वो पेज नंबर 10 पे आपने जो चीज पढ़ा है, आपने किसी की जीवनी पढ़ी है, वो पेज नंबर 10 पे रहेगी, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन किताब के जो लिखे हुए अक्षर है वो कभी खत्म नहीं होंगे। इस बात को याद रखिए। इसलिए आप किताबों से दोस्ती कीजिए। ये मानव जाति से दोस्ती करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी तपस्या करेंगे आप, उसमें ये बाधा उत्पन्न करेंगे जाने अनजाने में। ठीक है, इसलिए इन सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए। बाकी शुरुआत की हमने, अच्छी है या बुरी है ये आप देख लीजिए। अपनी तरफ से मैं कर रहा हूं कोशिश। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।